जैसा कि आप लोगों को पता है कि CAPF AC 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो चुका है फाइनली। इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री का जो एनालिसिस है वो लेके आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे हैं केमिस्ट्री के ये आखिर किस सोर्स से यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो इसके एग्जैक्ट सोर्स जो है ये हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो टोटल केमिस्ट्री सेक्शन से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से जो मेजर क्वेश्चंस हैं हमारे क्लास 10th की जो NCERT है ये वाली, इस NCERT से मेजर क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये इसने पीरियोडिक टेबल से पूछ लिया। इसने देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स वॉज नॉट गिवन बाय डोबरएनर, कि डोबरएनर ने कौन सी ट्रेड इनमें से नहीं दी थी। ठीक है, तो ये जो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको डायरेक्ट NCERT के अंदर मिल जाएगा। क्लास 10th की जो NCERT है पेज नंबर 80 पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप की टेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो ट्रेंड दिया था कि बेसिकली 3 एलिमेंट होंगे और जो इन दोनों का एवरेज होगा उससे मिलता जुलता ही ये जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो ये इनका ट्रेंड था। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे ग्रुप A, B और C में इन्होंने 3 एग्जांपल्स दे रखे थे। जैसे NPAS जो है, एक तो ये ट्रेंड था जो कि NPAS बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे है। यहाँ पे इसने पूछा कौन सा नहीं है। ग्रुप B में हमारा था CASRBA। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है CASRBA। ठीक है, ऐसी ग्रुप C में हमारे पास था CLBR और I ये भी था। ऑप्शन नंबर D जो है दोस्तों ये इस ट्रेंड के अंदर नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर D जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा NCERT के अंदर था। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिप्सम इज़ नॉट करेक्ट, कि जिप्सम के संदर्भ में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा है इन्होंने। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो क्लास 10th की जो NCERT है उसमें अगर हम आएँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप POP वाले हेडिंग के अंदर कि ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यहाँ पे दोस्तों जो हाफ H2O है इसका कैच है, यहाँ पे इन्होंने 1 H2O दे रखा है, इसलिए जो पहली स्टेटमेंट होगी दोस्तों यही इनकरेक्ट हो जाएगी। और क्योंकि इसने इनकरेक्ट ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर A जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर A जो है वो सही ऑप्शन है। बाकी जो जितनी भी स्टेटमेंट है सही है, इसका सोर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इसने बोला ऑन मिक्सिंग वाटर POP चेंजेस टू जिप्सम, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देख सकते हो ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, यहाँ पे रिएक्शन करके बता भी रखा है, इसलिए ये भी सही है। ठीक है, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर यूज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस है, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर A जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही छोटा सा चेंज था, यहाँ पे आपको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना था एग्जामिनेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर करेक्ट, कि कार्बन और कंपाउंड के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये इसने पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1 प्रोपाइन हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसने 3 डबल बॉन्ड बोला यहीं पे यहाँ पे कैच है, क्योंकि जो YNE जो सफिक्स है इसमें ये जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं है, बट इसने डबल बॉन्ड बोला है, इसलिए पहली स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट जैसे हमारी इनकरेक्ट होती है तो जितने भी पहली स्टेटमेंट वाले हैं आप यहाँ पे ऑप्शन में एलिमिनेट कर दीजिए, बचे आपके पास B और D। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज़ हायर देन दैट ऑफ मीथेन। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि पेज नंबर 59 में आओगे तो डायरेक्टली NCERT के अंदर दे रखा है, क्लास 10th की NCERT के अंदर क्या बोल रखा है इसने। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है और यहाँ पे एसिटिक एसिड पे और मीथेन पे, एसिटिक एसिड का 391 है, मीथेन का है 111। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो इथेनॉल है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करती है, मेटल के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो अगली स्टेटमेंट इसने बोली है दोस्तों कि ईस्टर गिव एफरेंस ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाली जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये हमारी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ना होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये होगा, इसलिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर B जो है 2 and 3 ओनली दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल, इनमें से कौन सा जो रिएजेंट है वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देगा। ये भी हमारा डायरेक्टली NCERT के अंदर पूछा है। अगर आप क्लास 10th की NCERT में आओ, NCERT में पेज नंबर 71 पे आओगे आप तो ये वाली आपको रिएक्शन मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे रिएजेंट्स हैं, जो हमारे कैटलिस्ट हैं यहाँ पे वो कौन से अवेलेबल हैं, अल्कलाइन KMnO4 है। ठीक है, एक तो अल्कलाइन KMnO4 है सेकेंड, और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर C जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 and 3 दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इन सनलाइट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, कि रिएक्शन ऑफ मीथेन, यहाँ पे अगर आप आओ पेज नंबर 71 पे क्लास 10 की एनसीईआरटी में, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले हेडिंग के अंदर ये रिएक्शन जो है डिस्कस कर रखी है, जो यहाँ पे बोली जा रही है कि रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन सनलाइट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, बट यहाँ पे एक्चुअली में हाइड्रोजन नहीं, जबकि HCl गैस जो है प्रोड्यूस हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट दोस्तों हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे इसने नॉट करेक्ट ही पूछा है। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो भी आप चेक कर सकते हो, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो क्लीन फ्लेम में बर्न होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ब्लैक स्मोक में होते हैं, जो कि सूटी डिपॉजिट जो हो जाता है उसकी वजह से वो होता है। ठीक है, ऐसे ही पैलेडियम जो होता है वो कैटलिस्ट होता है एडिशन रिएक्शन में, ये भी बिल्कुल सही बात है, पैलेडियम या फिर निकल जो होता है एडिशन रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि इसमें से बता दो भैया कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड डाइल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर। इसमें दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, तो वो रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रखी है पेज नंबर 8 पे क्लास 10th की जो एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर पेज नंबर 8 पे यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। देखो, लेड नाइट्रेट को जब हीट हमने दिया तब जाके ये जो है डिकम्पोज हुआ लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, फिर फर्दर ऑक्सीजन जो गैस के रूप में इसने दिया था। और ये जैसे मैंने यहाँ पे देख रखा है इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड निकलता है इसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। तो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सीडीएस वगैरह के में ये भी पूछ रखा है कि ब्राउन फ्यूम्स जो है वो किसकी होती हैं, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। ये भी हमारे पास कई बार यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन ये। खैर, इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो क्योंकि हमने यहाँ पे हीट सप्लाई करी है, ना कि यहाँ से ली है। ठीक है, तो क्योंकि हमने हीट सप्लाई करी है तो देयरफॉर ये हमारा एक एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे पूछा था एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बोल दिया इसने। यहाँ पे रिएक्शंस दी हुई हैं एक साइड में, और यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन हमें बताना है। तो ये वाला दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना था, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा। इसमें अगर देखें कंबक्शन रिएक्शन की बात करिए इसने कि कंबक्शन रिएक्शन बता दो भैया कौन सा है, तो कंबक्शन रिएक्शन अगर हम देखें दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + H2O + हीट एंड लाइट, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये ए के साथ 1 का जो है मैचिंग बढ़िया हो रही है। क्योंकि अगर आप कंबक्शन में इसमें भी देखो, कंबक्शन की हेडिंग में एनसीईआरटी के अंदर, तो ये वाली जो रिएक्शन है स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ पे देखो इसने बोल रखा था बैलेंस करने के लिए, और ये एग्जांपल के तौर पे इसने दी थी CH4 + O2 + गिव्स हमारा CO2 + H2O + हीट एंड लाइट। ये बस यहाँ पे बैलेंस जो है वो नहीं थी, यहाँ पे ये बैलेंस फॉर्म में दी हुई है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसलिए ए का तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा 1 हो जाएगा। ए का 1 हो गया तो हमारा सी भी एलिमिनेट कर दो और डी भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ऑप्शन जो है इन दोनों में से होगा, सीधी सी बात है। अब ए का हमारा 1 हुआ तो डी का हमारा 2 हो गया, ये सीधी सी बात है, यानी कि डी हमारा जो है ये हमारा किसका हो गया, 2 का हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये यहाँ पे पता भी चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि अगर हम देखें NaCl + AgNO3 जो है ये जब रिएक्शन करके आ रहा है तो NaNO3 आ रहा है, एक तो Ag जो है डिस्प्लेस हो गया Na से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, NaCl जो है Na डिस्प्लेस हो गया Ag से। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स जो है डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट डी का भी हमारा 2 होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में इसने बात करी है कि न्यूट्रलाइजेशन बताओ। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है, अगर आप एनसीईआरटी में आओ तो एसिड और बेस जो है वो अगर रिएक्ट करें और सॉल्ट और वाटर बना दे तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्ट और वाटर कौन सी रिएक्शन बना रही है, तो अगर सी स्टेटमेंट हम देखें तो सी जो है हमारी Na2SO4 सॉल्ट + 2H2O वाटर, ये हमारी बना रही है, यानी कि हमारी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो सी का हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी का हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए का हमारा 1 होगा, बी का हमारा क्या होगा, बी का हमारा होगा 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हमारा एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, कौन सा, H2SO4 जो है हमारा वो डिस्प्लेस होकर MgSO4 बन जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो वो होना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2
यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है और यहाँ पे केमिकल फार्मूला दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों जो थोड़ा है एक टिपिकल है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, उतना ईजी नहीं है। क्यों ईजी नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे पोटेशियम नाइट्रेट देखें, पोटेशियम नाइट्रेट, तो हमें इतना तो पता है पोटेशियम नाइट्रेट कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम ये डी का जो सेकंड है ये तो हम आराम से मैच कर सकते थे, ठीक है। तो अगर डी का हम सेकंड मैच करते तो ये हमारे नीचे वाले एलिमिनेट हो जाते। अब जो डी का सेकंड हमने मैच किया और अमोनियम नाइट्रेट जो है, अमोनिया हमें भी पता है कि NH4 से स्टार्ट होता है, NH4 से हमारा अमोनियम नाइट्रेट स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमने इतनी बार, अगर आपने NCERT पढ़े तो इतना तो आपको बेसिक नॉलेज हो ही जाएगा। तो यानी कि बी का हमारा 4 जाएगा। अब दुविधा यह है कि दोनों ही ऑप्शन में डी का 2 और बी का 4 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा रिस्क लेना था, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे यूरिया और जो नाइट्रोलियम है इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे देख रखते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया। और यहाँ पे जो NCERT है, NCERT के अंदर भी दोस्तों मैं बता देना चाहूँ कि यूरिया का और नाइट्रोलियम का डायरेक्ट हमें कोई केमिकल फार्मूला नहीं मिला है। क्लास 9th और 10th की NCERT की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंटरनेट से निकाला ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूरिया फर्दर फ्यूचर के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो ज़रूर याद रखना, क्योंकि आ सकता है। और ये नाइट्रोलियम, ये जो है यूरिया का हमारा होता है CONH2 होल ट्वाइस जो होता है, ये यूरिया क्या हो गया हमारा, और नाइट्रोलियम का क्या हो गया CaCN2, तो ये हमारा उसका हो गया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है, इसने यहाँ पे बोला है इसको कंसिडर करिए। पहली स्टेटमेंट कह रहा है द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सॉइल टू फॉर्म प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक अगेन इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। बी कह रहा है हमारा द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। 3 कह रहा है हमारा यूरिया इज सिंथेटिकली मेड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब ये वाला दोस्तों जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये आप छोड़ के भी आ सकते थे, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो हमारे NCERT के अंदर अगेन नहीं मिला है, और जो मैंने ये गूगल की हेल्प ली है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा क्या होगा, देखो इसने यहाँ पे पूछा है कौन सा इसमें से सही नहीं है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। अब नॉट करेक्ट जो बताना है, जो हैबर प्रोसेस होता है, जो हमारा हैबर प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, हैबर प्रोसेस हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे देख सकते हो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और ऐसी जो हमारी दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 3 है कि यूरिया जो हमारा होता है इट इज सिंथेटिकली मेड बाय एक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये वाली स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे इसने क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 ही केवल इनकरेक्ट है, बाकी ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों डिफिकल्ट था, ये आप छोड़ भी सकते थे। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन का भी सोर्स दोस्तों मेरे को NCERT के अंदर नहीं मिला है डायरेक्ट। इसमें क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोटेशियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। सेकंड कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और 3 कह रहा है हमारा अमोनियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली, यानी कि सेकंड और 3 स्टेटमेंट जो है ये हमारी करेक्ट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है हमारा, ये किससे फॉर्म होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से KOH से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से H2CO3 जो कि हमारा वीक एसिड होता है। इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। और इसका कंक्लूजन क्या निकला, देखो केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों, जो 3 क्वेश्चंस हैं वो हमारे NCERT के अंदर से नहीं थे, ठीक है। NCERT जो हमारी उसके अंदर से नहीं थे। बाकी के जो 7 क्वेश्चंस थे वो हमारी क्लास 10th की जो NCERT है उसके अंदर से हमारे डायरेक्टली पूछ रखे थे। हाँ ये है कि जो इस बार जो 7 क्वेश्चन ये पूछे हैं ये उतने ईजी और इतने ऊपर से नहीं पूछे थे जितने हमारे पहले एक ट्रेंड में पूछे जाते थे। तो काफ़ी डीपली हमारा जो क्वेश्चन है UPSC ने इस बार पूछे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहा ही है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मतलब NCERT अगर आप कर रहे हो 9th और 10th की, तो साइंस के लिए ये आपके लिए अच्छा काम करेगा, आपको और कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जो साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी लगाओगे तो आपका एक बेटर प्रिपरेशन हो पाएगी। तो मिलते हैं आपको दोस्तों अगली वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट का एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।